ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास करा है आईबीसी सेकेंड अमेंडमेंट 2020 का, ताकि वो प्रोवाइड करे रिलीफ कोऑपरेट्स का एज वेल एज जो कंपनीज़ हैं जो पैंडेमिक में सफ़र करी हैं इसी वजह से। तो सम फीचर्स दे लेता है आईबीसी का। यहाँ पे कवर करते हैं सारे इंडिविजुअल कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स। एडजुडिकेट करती है अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज एंड डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए होते हैं। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करा जा सकता है किसी भी स्टेक होल्डर जो फर्म का हो, फर्म, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़। अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है प्रोफेशनल या आईपी अपॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने प्रपोज करा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेटअप करेंगी मेंबर्स का, जो गवर्न करेगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IPA। IBBI एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसके पास रेगुलेटरी ओवरसाइट है ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। जो पावर है मैनेजमेंट का और जो बोर्ड ऑफ फर्म है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स COC, जो कंप्राइज करते हैं सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कॉर्पोरेट डेब्टर के हैं। IB ने डिसाइड करा है कि क्या हमें कैसे रिवाइव करना चाहिए कंपनी को इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या लिटिगेट करना चाहिए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमें रिवाइव करना है तो उनको कुछ ऐसा लोग देखने पड़ेंगे जो बाय करे फर्म को। ठीक है, यहाँ पे पार्टी चूज़ कर रही है बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान जो एक्सेप्टेबल है मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, जिसमें 66% क्रूशल डिसीजन होगा और 51% होगा रूटीन डिसीजन, ताकि वो मैनेजमेंट को देख पाए फर्म के। लॉ प्रिस्क्राइब करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो कंप्लीट कराए विदिन 180 डेज। ये एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज़ का अगर केस कॉम्प्लेक्स है। डिसीजन जो है अगर रीच नहीं होता विदिन द टाइम फ्रेम तो जो फर्म है लिक्विडेट हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वाटरफॉल मैकेनिज्म अंडर IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो दिखाता है IBC के अंदर वो प्रायोरिटी देता है सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये बोलता है कि जो कंपनी है अगर वो लिटिगेट होती है तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को वापस पहले तो फर्स्ट पेड होता है और फुल एक्सटेंट तक एडमिटेड क्लेम होता है बिफोर कोई भी सेल प्रोसीडिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, प्री पैक्स अंडर IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एज पर द रिपोर्ट्स गवर्नमेंट अमेंड करेगी IBC ताकि वो इंट्रोड्यूस करे प्री पैकेज रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का है। प्री पैकेज एक अग्रीमेंट है जो रेजोल्यूशन ऑफ डेब्ट को देखता है या डिस्ट्रेस कंपनी जो है थ्रू एन अग्रीमेंट जो कि होते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में इंस्टेड ऑफ पब्लिक बाइंडिंग प्रोसेस। प्री पैक्स में क्या होता है, इंक्यूबेंट जो मैनेजमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है कंट्रोल ऑफ कंपनी अनटिल अ फाइनल अग्रीमेंट इज रीच। अंदर IBC जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम इंक्यूबेंट मैनेजमेंट टू एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन जो कि लीड करता है डिस्ट्रप्शन इन द बिजनेस। 2.7.3 प्रोविजंस ऑफ लोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली RBI ने प्रोवाइड करा है क्लैरिफिकेशन स्पेशल प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स जो मॉरेटोरियम के अंडर है। अगर बात करूँ न्यूज़ की तो RBI ने स्टिपुलेट करा है अप्रैल में कि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो 10% होगी प्रोविजन का, 5% जो फेज आउट 2 क्वार्टर्स पे होगी लोन पे जो कि ओवरड्यू है बट नॉट NPA, इसमें अंतर है। और मॉरेटोरियम अप्रूव हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंडर लोन प्रोविजन के अंडर क्या होगा, बैंक को अपनी एक अर्निंग असाइड करनी पड़ेगी या प्रोवाइड करना चाहिए फंड जो कि प्रिस्क्राइब परसेंटेज होगा उनका बैड एसेट का। प्रोविजनिंग नॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है RBI की तरफ से वो पर एसेट क्लैरिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रोविजन जो है NPA का वो 15% है सिक्योर्ड लोन्स का और 25% है अनसिक्योर्ड लोन्स का।
इसका मतलब है कि मान लो 100 करोड़ का बिजनेस है और 100 करोड़ का अगर लोन बन जाता है एनपीए या सब स्टैंडर्ड, तो 15 करोड़ कम से कम असाइड होने चाहिए बैंक के पास फ्रॉम इट्स अर्निंग एज अ प्रोविज़न। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझो कि आरबीआई ने क्लैरिफाई करा है कि प्रोविजनिंग जो होनी चाहिए लोन्स की वो कैटेगराइज होनी चाहिए स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 SMA2, जो स्टार्ट होना चाहिए मॉनिटोरियम पीरियड के टाइम से। स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है वो एक अकाउंट है जो एग्जिस्टिंग या एग्जिबिटिंग साइंस दिखाता है डिस्ट्रेस सेल का या इंसिपेंट स्ट्रेस का, जो रिजल्ट करता है बोरोवर का डिफ़ॉल्टिंग एक टाइम पे, क्योंकि वो अपनी डेप्थ की एप्लीकेशन नहीं फुलफिल कर पा रहा और उसके बाद डेप्थ बहुत बढ़ गया है। द अकाउंट अभी क्लासिफाइड नहीं हुआ है एनपीए में। ठीक है, मतलब एक एनपीए और एक बैड लोन्स के जो बीच का जो फेज़ है उसको आप समझ लो, ऐसा कुछ है स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो यहाँ पे ऐसे क्लासिफिकेशन आरबीआई की तरफ कैसे होती है? पहला है स्पेशल मेंशन अकाउंट, एक क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टाइम, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अगर ओवरड्यू हो रहा है तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में आएगी कि भाई अच्छा आपने जो इंटरेस्ट पे नहीं करा उतना टाइम तक नहीं करा। जैसे हम देख सकते हो आप स्पेशल मेंशन अकाउंट में 0, 1, 2, 3 राइट में बिल्कुल एक टेबल है, तो प्रिंसिपल पे आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट देख सकते हो 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90। तो यहाँ पे ये हमें समझना चाहिए एनपीए क्या है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट है जो ओवरड्यू है फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज, या 2 क्रॉप सीजन का होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप्स पे होता है, और 1 क्रॉप होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स का। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, ये रिमाइंड करा एनपीए को, जो कि लेस देन या इक्वल टू 12 मंथ्स का होता है। डाउटफुल एसेट क्या है, एसेट जो रिमेंड हुए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जिसमें वो 12 मंथ्स की पीरियड पे होते हैं। लॉस एसेट की बात करूँ तो एसेट जो लॉस्ट है, लॉस हुआ है, किसी भी बैंक ने आइडेंटिफाई करा या तो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट पे या आरबीआई के इंस्पेक्शन में, बट जो अमाउंट है अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एनबीएफसी और बैंक में अंतर क्या है, ये पूछ लेता है यूपीएससी। तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि आरबीआई ने प्रपोज कराया शिफ्ट जो रेगुलेटरी अप्रोच है टुवर्ड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी से बोलते हैं। एनबीएफसी के बारे में जान लेते हैं। एनबीएफसी कंपनी जो होती है रजिस्टर होती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जो इंगेज होती है बिजनेस ऑफ लोन्स, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी जो इशू कराई जाती है गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या मार्केटेबल सिक्योरिटी लाइक नेचर, लीजिंग और इंश्योरेंस और चिट बिजनेस। तो ये क्लासिफाइड है, जो इसका मेन फीचर्स है उसको देख लेते हैं और फिर हम टेबल भी देख लेंगे ताकि अच्छे से आपके दिमाग में सीमेंट हो जाए। एनबीएफसी इंक्लूड नहीं करता किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी प्रिंसिपल बिजनेस को, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या परचेज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, या प्रोवाइड करता कोई भी सिक्योरिटी या सेल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, एनबीएफसी कैटेगराइज होती है इस टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी, या तो वो डिपॉजिट होती है या तो नॉन डिपॉजिट होती है जो एक्सेप्ट करती है एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का जो साइज है वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, और अदर नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी जैसे एनबीएफसी एनडीएसआई, एनबीएफसी एनडी, कोई भी काइंड ऑफ एक्टिविटी हो जो कंडक्ट करा रहे हैं। मेजर कैटेगरीज जो है एनबीएफसी का वो इंक्लूड करता है एसेट फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनीज, infrastructure financing company, systematically important core investment company, infrastructure debt funds, NBFC micro finance institution, NBFC factors, mortgage guarantee companies, NBFC non ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। ये कंपनी को लाइसेंस मिलता है एनबीएफसी, जैसे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ होता है, बट जो रेगुलेट होता है डिफरेंट एजेंसीज के साथ होता है, जो उसका जो रूल होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे क्यों चेंज की ज़रूरत है रेगुलेशन में एनबीएफसीज का? पहला है कि थ्रेट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ये हाईलाइट हुआ है, हमने देखा है ILNFS जो क्राइसिस में गया या DHFL क्राइसिस में गया, इसलिए हमें रेगुलेशन की ज़रूरत है।
और ये अलाउ करता है लार्ज एनबीएफसीज को कि वो सीमलेसली बिकम करे बैंक की तरफ, जैसे IWG के रिवाइज लाइसेंसिंग नॉर्म्स। और इमर्जन ऑफ फिनटेक सेक्टर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े सारे बैंक है और एनबीएफसी और फिनटेक स्टार्टअप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अब यहाँ पे थोड़ा टेबल को हम देख लेते हैं कि ताकि हमें जो पढ़ा हम याद रख सकें। तो बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है। पहले एनबीएफसी की बात करेंगे, फिर बैंक्स की बात करेंगे। डिमांड डिपॉजिट ये एनबीएफसी नहीं लेता और बैंक्स ले सकता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आप जैसे कैश विड्रॉ करते हो वैसा कुछ समझ लीजिए। ड्रॉइंग का कैश, इसमें चेक इशू नहीं हो सकता, कैन नॉट इशू अ चेक, यू कैन इशू अ चेक इन बैंक। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं अवेलेबल रहती है एनबीएफसी होल्डर्स के लिए, और यहाँ पे तो अवेलेबल रहती है बैंक के साथ। एक्ट ऑफ रेगुलेशन जो है दोनों का डिफरेंट है। एनबीएफसी जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में आता है, और बैंक्स है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओवरव्यू देख लेते हैं नॉन बैंकिंग कंपनीज का। तो यहाँ पे नॉन बैंकिंग्स की मतलब एनबीएफसीज की बात हो रही है, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रेगुलेट होती है। तो यहाँ पे बड़ी सारी कैटेगरीज है, उसको समझ लेते हैं। पहले है एनबीएफसी जो रेगुलेट होती है, ये रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ। तो वहाँ पे रेगुलेशन, सर्वेलेंस, सुपरविजन, इन्फोर्समेंट होता है आरबीआई के द्वारा। एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स। तो बड़े सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हाउसिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। वैसे ही मर्चेंट बैंक, कंपनी वेंचर्स, कैपिटल फंड, कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सेबी रहता है। निधि कंपनीज या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज एमसीए देखता है। चिट फंड कंपनीज देखता है स्टेट गवर्नमेंट, और इंश्योरेंस कंपनीज देखता है IRDA। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो है रेगुलेशन करती है, सुपरविजन देती है, सर्वेलेंस देती है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। रेगुलेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स होता है, और यहाँ पे इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आज और देख लेता हम चेंजेस क्या है प्रपोज करने आरबीआई के द्वारा। वो है आरबीआई प्रपोज करता है, वो मूव करता है फ्रॉम वन जनरल अप्रोच टू लाइट टच रेगुलेशन टू वन दैट मॉनिटर लार्ज प्लेयर्स ऑलमोस्ट एज क्लोजली एट जो बैंक फॉलो होता है। जो आइडिया है वो प्रपोज करा है, इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिएशन ऑफ 4 लेयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें इंक्लूड करते हैं बेस लेयर, एक है मिडिल लेयर, एक है अपर लेयर, एक है टॉप लेयर। जो डिग्री ऑफ रेगुलेशन है हर सेक्टर में प्रोपोर्शनली है पर्सपेक्टिव ऑफ द रिस्क इन द सेक्टर। क्लासिफिकेशन जो चेंज की बात कर रहा है एनपीए का, वो प्रपोज करा है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि एक बेस लेयर होता है एनबीएफसी का, फ्रॉम 180 डेज टू 90 डेज ओवरड्यू। एनबीएफसी का क्या कैटेगरीज है, पहले टॉप लेयर, जो एमटी टॉप लेयर की बात करते हैं, सुपरविजरी डिस्क्रिप्शन फॉर। दूसरा आता है अपर लेयर एनबीएफसी, यहाँ पे नई कैटेगरी बनती है रेगुलेशन की। फिर आपका आता है 25 to 30 अपर लेयर एनबीएफसी, जो कि देखता है फिल्टरिंग प्रोसेस। मिडिल लेयर की बात करता है आर्बिट्रेज प्लग्स की, जहाँ पे मिडिल लेयर एनबीएफसी आती है, इक्विवेलेंट टू एनबीएफसी एनडी एसआई एंड एनबीएफसी डी। तो बेस लेयर एनबीएफसी बीएल जो है वो इक्विवेलेंट है टू एनबीएफसी एनडी, जो उसका थ्रेशोल्ड है 1000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 2.9 की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी एंड HFCS। तो हम ने अभी बात करी एनबीएफसी की, उसका ही एक पार्ट है ये भी, पर इसमें HFCS भी आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, पर देख लेते हैं क्या है इसमें। जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम का है उसके अंडर आता है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, जो है एनबीएफसी के लिए और HFCS के लिए। वो अप्रूव करा है लास्ट मंथ, और आरबीआई ने एक गाइडलाइंस लेआउट करी है, एलिजिबल क्राइटेरिया लेआउट करी है कि लेंडर्स कौन अवेल कर सकता है इस फैसिलिटीज़ को। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या स्कीम क्या है ये। ठीक है, या पहले हम समझ लेते हैं कि हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है। तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है, जैसे हमने इससे पहले ही देखा था कि बड़े सारी जो नॉन बैंकिंग रेगुलेशन होती है वो कंपनीज एक्ट के अंडर होती है, और उनका प्राइमरी जो ट्रांजेक्ट होता है या जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑब्जेक्टिव होता है वो ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस का, जो प्रोवाइड करती है फाइनेंसेस फॉर होम लोन। या तो डायरेक्टली कर सकती है, इनडायरेक्टली कर सकती है।
HFCs जो है कंसिडर कर जाती है RBI के रेगुलेशन के अंडर। 2019 में रेगुलेशन ऑफ HFC वो था, वो चेंज हो गया था RBI की तरफ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने ऊपर चार्ट में देखा था कि ये नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर थी, पर 2019 में RBI के अंडर आ गई। RBI ने एक नया रूल्स बनाया HFCs के लिए विद रिगार्ड टू क्या डेफिनेशन है, क्या रेगुलेशन है फाइनेंशियल लेवल का, जैसे नेट ओन्ड एसेट का। स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम क्या है जो RBI ने अनाउंस करी है NBFCs के लिए और HFCs के लिए, जो कि होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू। ये स्कीम एम करते हैं ताकि वो हेल्प करे NBFCs और HFCs को कि इम्प्रूव करे अपनी लिक्विडिटी पोजीशन और अवॉइड करे कोई भी पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क जो फाइनेंशियल सेक्टर में हो। HPV जो है प्रपोज करता है एक शॉर्ट टर्म पेपर्स जो एलिजिबल रहता है NBFCs या HFCs, जो कि बात करता है 30,000 करोड़ का, और वही यूटिलाइज कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है सोनली जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। NBFC और HFCs जो है उनके पास नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट होना चाहिए, वो लेस देन 6% होना चाहिए। नेट प्रॉफिट जो है एटलीस्ट वन ऑफ द टू प्रोसीडिंग होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर्स का, और रिपोर्ट नहीं होना चाहिए इसका SMA और SMA2 कैटेगरी में जो लास्ट ईयर हुआ था। यहाँ पे हम ये समझना चाहिए कि जो मेजर्स हैं एड करते हैं NBFC सेक्टर को, वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला है इमर्जिंग क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कि ECLGS इनेबल करता है एडिशनल फंडिंग, जो कि 3 लाख करोड़ की बात करता है, जो एलिजिबल देता है MSME और मुद्रा बोरोवर्स को, जो कि देखता है इन फ्रंट ऑफ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी। इसके स्कीम्स के अंडर 100% गारंटी कवरेज जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के अंडर आता है, जो कि आपका NCGT के अंडर आता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है NBFCs है जो लॉसेस सफ़र करती है ड्यू टू नॉन रीपेमेंट ऑफ GLC फंडिंग जो बोरोवर्स के थ्रू होती है। मॉडिफिकेशन क्या है इसमें, पार्शली क्रेडिट गारंटी स्कीम्स आती है, जैसे जो 2019 में लॉन्च हुई थी, और ये ऑफर करती है सॉवरेन गारंटी जो कि होती है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये डिस्चार्ज करती है लाइबिलिटी अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है। वो फर्स्ट लॉस के टाइम पे 10% का होगा जो PSBs को होगा फॉर परचेजिंग एसेट, और जो एसेट का भी एक वो रैंकिंग होता है जो BB+ होती है या कोई उससे ज़्यादा हो 1000 करोड़ की, जो फाइनेंशियली साउंड NBFC और MFCs का है। अभी एक्सटेंड हुआ है NBFCs और HFCs का अंडर SMA कैटेगरी, जो टेक्निकल रीजन है, जो अर्लियर एप्लीकेबल था SMO कैटेगरी जो हमने पहले देखा था। तो सिग्निफिकेंस क्या है NBFCs का कि मोबिलाइज कर सकती है फंड रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन देती है, प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता है, और फॉरेन ग्रांट्स को अट्रैक्ट करता है। आप चैनल पर नए आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी इसको हम देख लेंगे 2.10 से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर इसको ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे जो 4 बच्चे हैं हमारे। तब तक के लिए बाय।